चलिए शुरू करते हैं। इफ बॉल rebounds with if ball rebounds with speed 5 meter per second after hitting the wall, find find फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, फर्स्ट है ना, impulse of force on the particle, impulse of force on the particle by the wall, दीवार है ना। तो पार्टिकल कर दिया अपन ने, है ना। स्टार्टिंग में लैंग्वेज में क्या लिखा था, इफ बॉल रिबाउंड, तो बॉल की जगह पार्टिकल लिख लो वरना कंफ्यूजन सही रहता है कि तो इसमें बॉल है ही नहीं, पार्टिकल है, और दूसरी वॉल है सिर्फ, ठीक है। और दूसरा सवाल लिखें इसमें, इफ टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन इज, if time interval of collision is 5 मीटर पर सेकेंड, नहीं 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, इसके बाद 5 मिली सेकेंड, फाइंड एवरेज फोर्स, फाइंड एवरेज फोर्स बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल, बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल। और डायग्राम भी है, डायग्राम में कि एक पार्टिकल जाके दीवार से टकराता है 10 मीटर पर सेकेंड से, रिबाउंड कितने से हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ऐसे जाके ये इससे जाके टकरा जाता है 10 मीटर पर सेकेंड से। मान लो ये जो पार्टिकल है इसका मास है 2 kg, जाके टकराता है और फिर क्या होता है, अरे फिर क्या होता है, वापस आ जाता है। वापस आने की स्पीड कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है इम्पल्स ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो पार्टिकल पर इम्पल्स निकालना है, इम्पल्स किस पे निकालना है, पार्टिकल पर। तो पार्टिकल पर जे वेक्टर निकालना है। जे वेक्टर का मतलब होता है पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। ये जो मैं पी फाइनल पी इनिशियल लिखूंगा, ये किसका लिखूंगा, पार्टिकल का, क्योंकि पार्टिकल पर इम्पल्स निकालना है। देखो लिखा हुआ है इम्पल्स ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय द वॉल, तो वॉल ही लगाएगा इम्पल्स। अरे फोर्स का डायग्राम समझो, देखो आंसर तो आ जाएगा। फोर्स का डायग्राम समझो, इसके बीच में एक डायग्राम बनाते हैं अपन जिसमें कोलिजन हो रहा है। ये तो कोलिजन के पहले हो गया, ये क्या हो गया, जस्ट बिफोर द कोलिजन। और ये क्या हो गया, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब जो कोलिजन हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा, तब ऐसा हो रहा होगा, सुनना। इस बॉल ने जाके, मतलब पार्टिकल ने जाके दीवार को टक्कर मारी होगी, दिख रही है क्या टक्कर। तो इस पार्टिकल ने दीवार पर एक फोर्स लगाया होगा और इस दीवार ने पार्टिकल पर फोर्स लगाया। ये फोर्स झटके वाले फोर्स होंगे। झटके वाला फोर्स मतलब इम्पल्सिव फोर्स होंगे। कैसे फोर्स होंगे, इम्पल्सिव। तो ये बहुत बहुत बड़े फोर्स होते हैं, ठीक है क्या। इसी फोर्स के बारे में पूछा गया है, जो बात हुई ना वहां पे कि इम्पल्स, क्या लिखा है, इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो इस फोर्स के इम्पल्स की बात की गई है, समझ में आई बात। ये जो एन है, ये बहुत वेरिएबल फोर्स लगा होगा यहाँ पे, पहले ज्यादा होगा फिर कम होगा और बड़ा भी बहुत होगा, ठीक है।
अब रही बात क्वेश्चन करने की, वो तो बहुत आसान है। तो पार्टिकल के लिए पूछा है इम्पल्स, तो पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम निकाल देंगे। फाइनल वेलोसिटी बताइए। मास इनटू वेलोसिटी क्या लिखूं? -5 i कैप। ठीक है क्या? ये क्या लिखूं? 2 -10 की +10? +10 i कैप, वेरी गुड। तो कितना आ गए? -10, -20, -30 i कैप। जे वेक्टर आ गया। एक सेकंड। तो ये आ गया आपका इम्पल्स ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल। देखो वेक्टर क्वांटिटी आई, किस डायरेक्शन में आया इम्पल्स? इम्पल्स उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो पता हो पार्टिकल पर फोर्स किधर लगा था टकराते वक्त? इधर, -i कैप पे। तो देखो इम्पल्स की डायरेक्शन भी क्या आई? -i। और 30 क्या है उसका मैग्नीट्यूड? ये 30 किसका मैग्नीट्यूड? फोर्स का मैग्नीट्यूड है क्या? नहीं, फोर्स इनटू टाइम, F dt का मैग्नीट्यूड है वो। समझ में आ रही बात? ये है बात। इम्पल्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है पार्टिकल पर? -i कैप पे। तो इम्पल्स भी देखो अपने आप किधर आ गया? -i कैप। अब दूसरा क्वेश्चन, एवरेज फोर्स निकालना है। याद करो, एनएलएम में वहां पे एवरेज फोर्स लिखवाया था मैंने। एवरेज फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन डेल्टा टी। तुम जाके कॉपी में देखना, और नहीं तो मान लो। एवरेज फोर्स बराबर इम्पल्स अपॉन टाइम कितना लगा। ठीक है क्या? तो इम्पल्स कितना आया बताओ? -30 i कैप। ये इम्पल्स किस पर आया? पार्टिकल पर। तो ये फोर्स भी किस पर आएगा? पार्टिकल। जिसका इम्पल्स उसी का फोर्स, और फोर्स से आता है इम्पल्स, मतलब ये एक दूसरे से है। ठीक है क्या? पर पूछा क्या है बताओ? पार्टिकल पर फोर्स पूछा है कि दीवार पर फोर्स पूछा है? फाइंड एवरेज फोर्स बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल। तो पार्टिकल पर, तो पार्टिकल का ही इंपल्स लिखना है। और अपॉन टाइम कितना दिया है? 5 मिली सेकेंड। तो मिली कितना हो गया? 10⁻³ हो गया। तो देखो जितना छोटा टाइम उतना बड़ा फोर्स, जितने छोटे टाइम में कोलिजन होगा उतना ज्यादा झटका लगेगा। समझ में आ रही है? मतलब ब्रूसली की स्पीड से मारोगे तो, हाँ, फोर्स देखो आप इंपल्स उतना ही रखो भले इसे, लेकिन टाइम को कम कर दो। देख लो टाइम नीचे आ रहा है, टाइम कम होता जाएगा तो ये एवरेज फोर्स बढ़ता जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। -3/5 इंटू 10⁴ न्यूटन i कैप, न्यूटन। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या? तो ये किसका पता है? एवरेज फोर्स कौन सा है? नॉर्मल ही तो है, नॉर्मल की एवरेज वैल्यू है ये जो नॉर्मल लगा ना डायग्राम में, इसी फोर्स की एवरेज वैल्यू है ये, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स होएगा, पूरे कोलिजन के टाइम पे लगेगा, और ये एवरेज की वैल्यू इतने के बराबर होगी। ये है काम इसका। ऐसे हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा इम्पल्स समझ में आता जाएगा, और जब इम्पल्स समझ में आ जाएगा वैसे ही कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें वही एक्शन रिएक्शन है ना, जितना पार्टिकल पर लगाया बॉल ने उतना ही पार्टिकल बॉल पे भी लगाएगा। इम्पल्स भी एवरेज फोर्स भी सेम हो जाएंगे, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट 42 लिखिए। इफ if the particle if the particle rebounds up to height of 5 meter, rebounds up to height 5 मीटर। ठीक है, फाइंड, फाइंड के बाद फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। impulse on the particle, impulse on the particle by the ground, impulse on the particle by the ground। बस।
इम्पल्स ऑन द पार्टिकल बाय द ग्राउंड। डायग्राम दिया है, डायग्राम दिया है, डायग्राम दिया है आपको। उसमें 20 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है 20 मीटर की हाइट से, जिसका कि मास हम लेते हैं 0.4 kg। और इसको 20 मीटर की हाइट से रिलीज किया, और क्या बोला है कि रिबाउंड होने पर ये कितना हाइट ऊपर गया है, 5। तो बताइए ग्राउंड से कितना इंपल्स इस पार्टिकल पर लगा, कितना इंपल्स आया। तो देखो डायग्राम बहुत जरूरी, ये तो क्वेश्चन का डायग्राम हो गया, लेकिन हमें कब निकालना है, टकराते टाइम, है ना, टकराने में कितना इंपल्स आया होगा ग्राउंड से। भाई ग्राउंड के कांटेक्ट में तो कितनी देर रहा होगा, ये बहुत मामूली से समय, उसी मामूली से समय में एक इंपल्स आया जिसने इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी बदल दिया, इतना बड़ा वो इंपल्स आया। समझ पा रहे हो आप, एक बॉल जो 20 मीटर ऊपर से गिर रही है, नीचे की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, टकराने के बाद ऊपर चले जाती है, मतलब इतनी बड़ी वेलोसिटी को उसने पलट दिया। तो वो एक ऐसा बहुत बड़ा फोर्स लगा होगा, बहुत छोटे समय के लिए लगा होगा। अभी आपने एवरेज फोर्स निकाला था नॉर्मल का, कितना बड़ा आया, 3/5 टू द पावर 10 और 4, कितना बड़ा फोर्स। ठीक है, तो जैसे कि कुछ ऐसा हुआ, ये बॉल ऊपर से आई, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, मान लीजिए यू, वो अब अभी अपन निकालेंगे। फिर क्या हुई, फिर हुई टक्कर। तो जब टक्कर हुई तो इस पार्टिकल ने ग्राउंड पर एक फोर्स लगाया होगा, और बदले में एक फोर्स, उतना ही फोर्स पार्टिकल पर भी आया होगा। और ये फोर्स होंगे बहुत बड़े, क्योंकि झटके से आए ये फोर्स। इन फोर्सेस को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और आफ्टर कोलिजन ये ऊपर चली गई होगी v वेलोसिटी से। और ऑब्वियस बात है, अगर 20 मीटर से आया है लेकिन वापस 5 मीटर जा रहा है, तो u अलग होगा, v अलग होगा। तो u और v हम निकाल लेंगे, अभी निकालते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ। तो मैं लिख रहा हूं पार्टिकल पर इंपल्स कितना आएगा, तो क्या लिखूंगा, j वेक्टर बराबर p फाइनल माइनस p इनिशियल, किस पर, पार्टिकल पर। तो पार्टिकल का फाइनल कितना लिखोगे, मास m लिख दोगे, v ऊपर है, तो क्या लिखोगे, v j कैप, फिर माइनस लगाओगे, फिर मास। अब इनिशियल v किधर है, नीचे, तो माइनस यू जे कैप, अरे ऐसा ही लिखोगे क्या। तो बताओ आंसर कितना आ गया, m कॉमन निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v प्लस यू जे कैप। अब एक बार जरा मैच कर लो इसको, मेरे को जरा बताना, बॉल पर या पार्टिकल पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगा था, ऊपर लगा था, और देखो इंपल्स भी अपने आप जे कैप में आ गए। तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इंपल्स आएगा, फोर्स की डायरेक्शन में इंपल्स की डायरेक्शन। समझ में आई बात। देखो ना, जब टकराया तो पार्टिकल पर फोर्स किधर लगा, ऊपर दिख ही रहा था, जब टकरा रहा होगा तो ऊपर फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो कि इंपल्सिव होगा। और जे वेक्टर, अब वी और यू की वैल्यू, वी और यू की वैल्यू तो काइनेमेटिक्स का सवाल है ना? निकाल देता हूँ, लेकिन अब तुम बोल रहे हो। तो जब यू आया तो यू की वैल्यू हो गई √2gh, जिसमें मैंने टू टू रखा, जी 10 रखा और एच रखा 20। तो यू बराबर कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये टकराने वाला है तो स्पीड यू है, और जब ऊपर जाएगा तो कितने हाइट तक गया है ऊपर, अरे 5 मीटर तक गया है कि नहीं गया। और यहाँ स्पीड कितनी हो गई होगी, 0। तो याद करो वी से फेंकते हैं तो कितनी हाइट तक जाता है, यू स्क्वायर अपॉन, अरे हाँ कि ना। तो यहाँ पे भी वी बराबर कितना आ जाएगा, √2gh। जी कितना हो जाएगा 10, और एच कितना हो जाएगा 5। तो वी बराबर कितना आ जाएगा 10। तो यू आ गया 20 और वी आ गया 10। तो आंसर कितना आ गया भाई साहब इम्पल्स का, तो मास है अपना 0.4, 10 + 20, जे कैप 30, 12। तो 12 जे कैप आ गया इम्पल्स ऑन द पार्टिकल, ये आंसर हो गया। ये इम्पल्स होता है, समझ में आया इम्पल्स। अगर आपको कोलिजन समझना है तो आपको इम्पल्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, और कराते एक और, लिखो। ये डायग्राम समझ में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक और करते हैं, इस बार मान लीजिए कि बॉल, नहीं पार्टिकल,
पार्टिकल ऐसे आ रहा है, पार्टिकल ऐसे आ रहा है किसी वेलोसिटी से, और वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड और एंगल मान लीजिए 53 डिग्री। 53 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकेंड से एक 0.5 kg का अरे आपने बॉल, पार्टिकल मतलब अपनी बॉल है, ग्राउंड पे कभी खेला है बॉल से ऐसा टेढ़ा मार के दिया है? तो बताओ ऐसा टेढ़ा मारोगे तो क्या होगी? पार्टिकल ऐसे आएगा, टकराएगा और किधर जाएगा? इधर जाएगा। कितने एंगल पे जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा, वो डिपेंड करेगा पार्टिकल पर और किस सरफेस पर आप मार रहे हैं। सरफेस अलग अलग होगी तो अलग अलग तरह के रिजल्ट मिलेंगे आपको। मिट्टी में मारोगे तो अलग रिजल्ट है, रोड पे मारोगे तो अलग रिजल्ट है। अरे हाँ कि ना? तो वो आपको दिया हुआ है कि जब ये टकरा के इधर जा रहा है तो इसकी स्पीड और एंगल हमने दे दिया है। इस पार्टिकल की स्पीड और एंगल हमने दे दिया है। स्पीड कर देते हैं 5 और एंगल कर देते हैं 37 डिग्री, और स्पीड कर देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। और इस बार हम ये भी बोल रहे हैं कि जो ग्राउंड है वो रफ ग्राउंड है। कैसा ग्राउंड है? रफ ग्राउंड। ठीक है। अब इसमें आप बताइए, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे इसमें 3 सवाल पूछते हैं, देखते कौन करता है। 3 सवाल पूछते हैं, कौन कौन से? लिखो पहला, impulse of normal reaction force on the particle। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, impulse of normal reaction force on the particle। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, impulse of friction force on the particle। impulse of friction force on the particle। और थर्ड क्वेश्चन लिखिए, total impulse of force by ground on the particle। total impulse of force by ground, total impulse of force by ground on the particle। लिखा? अरे बोलो, समझ में आया? अब देखो कैसे करें। तो डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो देखो यार, इनिशियल और फाइनल का डायग्राम तो सर दे ही रखा है। मैं वो वाला डायग्राम बनाता हूँ जब कोलिजन हो रहा है। वो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसी में हमें फोर्सेस दिखते हैं। अगर आप ये कोलिजन सीखना चाहते हो तो आपको ये डायग्राम देखना आना चाहिए। जिस वक्त कोलिजन हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द कोलिजन, आपको कौन कौन से फोर्स दिखाई दे रहे हैं। समझ में आई बात? ये जब सीखोगे तो ही कोलिजन को समझ पाओ। इनिशियल और फाइनल तो दिखा दिया है यहाँ पे कि पहले ऐसा था, टकराने के बाद वैसा हो गया, पर जब टक्कर हो रही है तो क्या हो रहा है। तो टक्कर हो ही रही, सुनना। जब टक्कर हुई ना, ऐसे जाके लगा, तो इसके पास दो वेलोसिटी है और बाद में भी दो वेलोसिटी आई हैं। मतलब चेंज भी दो डायरेक्शन में आया है, समझना। तो जब टक्कर हुई होगी ड्यूरिंग द कोलिजन, एक नॉर्मल तो ऊपर आया होगा, नॉर्मल आया होगा ऊपर, और फ्रिक्शन फोर्स इस पर पीछे आया होगा क्योंकि इसकी फिसलने की टेंडेंसी आगे होगी क्योंकि वेलोसिटी आगे होगी। देखो ना, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक आगे और एक नीचे। तो नीचे वाले ने तो धक्का मारा तो नॉर्मल ऊपर आ गया, और आगे वाली वेलोसिटी से फ्रिक्शन पीछे आ गया। तो इस बार इसके पास दो फोर्सेस आएंगे, तो इम्पल्स भी दो आएंगे। तो जो इम्पल्स जे कैप में होगा वो तो नॉर्मल की वजह से आया होगा इम्पल्स, और जो इम्पल्स माइनस आई कैप में आएगा वो इम्पल्स फ्रिक्शन का आएगा। समझ में आई बात? तो अब मैं वापस से वही कर रहा हूं कि पार्टिकल के लिए, और आपको इसमें एक चीज और सीखने को मिलेगी। पार्टिकल के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं इम्पल्स बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, जब हम किसी पार्टिकल के लिए पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करते हैं तो जो इम्पल्स आता है वो टोटल इम्पल्स होता है।
क्योंकि आप यहाँ जो वेलोसिटी लिख रहे हो वो भी तो टोटल लिखोगे आई और जे की कंपोनेंट करके, यहाँ पे भी आई और जे की कंपोनेंट करके, तो इम्पल्स भी नेट इम्पल्स आएगा। जैसे अभी तक तो एक एक ही फोर्स लग रहा था, नॉर्मल नॉर्मल, इसलिए जो इम्पल्स आ रहा था हम बोल रहे वही नॉर्मल का इम्पल्स है। लेकिन अभी इम्पल्स में भी दो इम्पल्स आएंगे, मतलब ये जो इक्वेशन होती है ना जे बराबर पी फाइनल माइनस बी, यहाँ ये लिखना चाहिए कि जे ये नेट होता है। मतलब यहाँ पे बेसिकली दो इम्पल्स आएंगे, एक इम्पल्स तो किसका आएगा, नॉर्मल का, और एक इम्पल्स किसका आएगा, फ्रिक्शन का, और ये बन जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ऐसा। तो जब आप इक्वेशन लगाते हो जे बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, उसमें जे जो रहता है वो उस बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्स के इम्पल्स का समेशन होता है। अब जैसे यहाँ दो लगे तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करना है, लेकिन जो जे आएगा वो ऑलरेडी उन दोनों का समेशन रहेगा। तो ये आप ही को सोचना है कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं। ये नहीं कि आपने जे निकाला, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल किया और बोल दिया ये इम्पल्स तो नॉर्मल का है, क्योंकि आप फ्रिक्शन को देखना ही भूल गए, और आपने बोल दिया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पिछले दो सवाल ऐसे ही किए थे ना अपन ने, एम बी फाइनल निकाला, एम बी इनिशियल निकाला, और बोल दिया जो आंसर आया इम्पल्स किसका था, नॉर्मल का, क्योंकि वहां एक ही फोर्स लग रहा था। अब दो लग रहे हैं तो वो जो आएगा वो दोनों का समेशन आएगा। तो अब कैसे करेंगे, तो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। मास तो कितना है, 0.5, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी क्या लिखी बताओ। तो यहाँ कंपोनेंट्स करेंगे पांच के, ये कॉस 37 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अपन अगर एंगल देखे तो ये हो गया, तो ये 53 हो गया, 10 cos 53, 53 3/5 होता है ना, तो 6 हो गया, और ये 8 हो गया। तो मुझे बताओ वी फाइनल क्या लिखूं, 4 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 6 i कैप माइनस 8 j कैप। मास मैंने कॉमन निकाल के बाहर रख लिया, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, आई को आई से निपटा लेते हैं। तो 0.5, 4 i कैप माइनस 6 j कैप, तो -2 i कैप प्लस 0.5, 3 j कैप प्लस 8 j कैप, तो 11 j कैप। तो ये आ गया, इसको अगर 1/2 कर लो तो -i कैप 11/2 प्लस 11/2 j कैप। ये आपका टोटल इम्पल्स आ गया, टोटल इम्पल्स ऑन द पार्टिकल। और बेसिकली ये अपने नॉर्मल का इम्पल्स प्लस फ्रिक्शन के इम्पल्स का समीशन आ गया। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि टोटल इम्पल्स क्या है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। फिर आपसे पूछूं कि नॉर्मल का इम्पल्स क्या है, तो क्या आंसर दोगे बताओ, 11/2 j कैप, क्योंकि नॉर्मल अगर वाई में लग रहा है तो इसका इम्पल्स भी वाई में ही आया होगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। जे एन वेक्टर कितना आया होगा, 11/2 j कैप, और फ्रिक्शन का इम्पल्स कितना आया होगा, -i कैप, और टोटल इम्पल्स कितना आया होगा, दोनों को ऐड करके आया। लिख लो, इम्पल्स कर क्या रहा है, वेलोसिटी कोई तो बदल रहा है। तो बस इम्पल्स लगने के पहले और इम्पल्स लगने के बाद जो भी मोमेंटम में चेंज होएगा, वो मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से आया है, वो मोमेंटम में चेंज इम्पल्स की वजह से आया है। सिंपल। इम्पल्स लगने के पहले, जैसे बॉल रखी हुई है, फुटबॉल रखी हुई है, हमने किक मारी, इम्पल्स दिया, पहले रुकी हुई थी अब चलने लगी, तो मेरे पैर ने कितना इम्पल्स दिया उस बॉल का, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये मेरे अब उसके बाद जाके बोले बॉल पहुंच गई दूसरे कोने, वहां रुक गई, पहले भी रुकी हुई थी बाद में भी रुक गई, लो आपका तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल 0 हो गया। ये थोड़ी, किक लगने के पहले और किक लगने के बाद क्या चेंज आया मोमेंटम में, जो भी चेंज आया मोमेंटम में वो कहां से आया, किक के इम्पल्स से आया। ये अब आगे जाके वो रुकती है कि कोई और एक और लात मार देता है उसमें, उसमें उसकी किस्मत है ना। अरे समझ गए। तो अगर इम्पल्स पूछा है तो इम्पल्स लगने के पहले और इम्पल्स लगने के बाद जो भी मोमेंटम में चेंज हुआ उस ऑब्जेक्ट का, वो किसकी वजह से हुआ, इम्पल्स की वजह से। इम्पल्स बेसिकली क्या होता है कि कोई फोर्स किसी समय के लिए लगा, फोर्स इनटू टाइम, कोई फोर्स कितने समय के लिए लगा, वही उसका इम्पल्स है। ऐसी ऐसी बात है। तो ये है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन 44। अब आपके दिमाग के दरवाजे खोलते हैं, ठीक है।
ऐसे दो ब्लॉक हैं, रस्सी से बंधे हैं, अभी दोनों ब्लॉक रेस्ट पर हैं। इसका मास ले लेते हैं 2 kg, ठीक है। इसका मास ले लेते हैं 1 kg। और जो बुलेट है वो बुलेट किसी स्पीड से आती है और ए ब्लॉक में जाके धंस जाती है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। बुलेट का मास भी एम ले लेते हैं, या चलो कम ले लेते हैं, 0.5 kg ले लेते हैं। और इसकी स्पीड ले लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इनिशियली ए और बी किस पे हैं, रेस्ट पर हैं। ठीक है क्या? आपसे क्या पूछ रहे हैं हम, तो बताते क्या पूछ रहे हैं, लिखो। बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन अ ब्लॉक ए, इन ब्लॉक ए, bullet gets embedded in block A। सही है। तो क्वेश्चन लिखिए। फाइंड velocity of the system just after collision। find velocity just after collision। कोलिजन के जस्ट बाद इस सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। बताइए। पता है, अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा, आपको उसकी फीलिंग आएगी जैसे अपन, याद है जब एनएलएम के क्वेश्चंस करते थे, हर पार्टिकल का अलग अलग एफबीडी बनाते थे, हर पार्टिकल पर एफ नेट बराबर एम ए लगाते थे, और फिर जोड़ते थे, फिर वो सब मिल मिला के एक्सलेशन आया था। और कभी कभी मैंने ऐसे सिखाया था कि ऐसा करो, कंबाइंड सिस्टम बना लो, फिर एक ही लाइन में एक्सलेशन आता था, एफ नेट बराबर एम। वही फीलिंग आपको अभी आने वाली है। तो अभी तक हम कैसे कर रहे थे ऐसे सवालों को, टक्कर वालों को? हम लेते थे कि सिस्टम में मान लो ये सब है। जब सिस्टम में हम सबको ले लेते थे ना, तो इंटरनल इंपल्स सिर्फ फोर्सेस जीरो हो जाते थे। जैसे बुलेट ने इंपल्स लगाया ए पर, ए ने लगाया बुलेट पर, दोनों कंबाइंड सिस्टम में आ गए, तो आपस का इंपल्स खत्म हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे टेंशन रह गई, तो टेंशन का इंपल्स 1 kg पर इधर आएगा और 2 kg पर इधर आएगा, तो इसको भी सिस्टम में ले लो, तो इसकी टेंशन का इंपल्स और इसकी टेंशन का इंपल्स भी खत्म हो गया। तो इस सवाल को मैं दो तरीके से करके दिखाता हूँ। एक तो ये, जब मैंने ए प्लस बी प्लस बुलेट को क्या माना, सिस्टम माना। सुनना, ध्यान ध्यान से देखना। अगर मैं तीनों को सिस्टम मानता हूं, तो एफ नेट एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं बड़े आसानी से फिर लिख सकता हूं पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। तो इनिशियल डायग्राम तो बना हुआ है, एक बार फाइनल डायग्राम में बना देता हूं। तो कहाँ बनाऊं, कहाँ बनाऊं बताओ, क्या बना दूं? तो फाइनल डायग्राम, फाइनल डायग्राम क्या होगा सोच के बताना, कि ये बुलेट अब इसके अंदर है। और मजे की बात देखना, देखो ये दोनों तो अब साथ ही चलेंगे, और रस्सी से बंधा हुआ है, और रस्सी में क्या लग जाता है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो इन सबको अब साथ ही चलना पड़ेगा, तो सबकी स्पीड वी हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई क्या? तो आप ऐसा करना भले से, जब नोट करो तो पहले आप सिचुएशन बना लेना फाइनल वाली, क्या बना लेना, सिचुएशन बना लेना, ठीक है। और पी इनिशियल बताओ क्या लिखोगे, 2 kg के लिए क्या लिखोगे, जीरो। 1 kg के लिए क्या लिखोगे, जीरो। और बुलेट के लिए क्या लिखोगे, 0.5 × 100। अब पी फाइनल पे आ जाते हैं। पी फाइनल पे तो सभी वी से चल रहे हैं, तो मैं क्या लिखूं, 2 + 1 + 0.5 × वी। अरे समझ में आई बात? ये कितना हो गया, 50 हो गए, 50 हुआ ना यार। तो v बराबर कितना हो गया, 50/3.5 मीटर पर सेकेंड। एक तरीका तो ये, इसमें मैंने कैसे किया, मैंने कंबाइंड सिस्टम लिया, ऐसे करके ले लेते हैं, ये मेथड वन हो गया। तो आप जब नोट करो तो पहले ये डायग्राम बनाना, फिर ऐसा लिखना, मेथड वन, ए प्लस बी बुलेट सिस्टम मान के ये करो, लिखो। फिर आपको एक और मेथड से करके दिखाते हैं। चलिए, तो मैं अब इस डायग्राम को मिटाता हूं, है ना, और आपको
एक और तरीके से करके दिखाता हूं, जिसमें हम सारी बॉडीज को अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। मेथड 2, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है ये। तो मैं यहाँ पे कंबाइन सिस्टम नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक एक सिस्टम को पकड़ रहा हूँ। मेरे को नहीं चल रहा, मेरे को लग रहा है कि यार मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, तो मैं सबसे पहले किसको लूँ बताओ। इसमें भी फाइनल डायग्राम तो बनाना ही है, और फाइनल डायग्राम क्या हो जाएगा कि सारे लोग v स्पीड से चलने लगे। अब इनिशियल और फाइनल, क्योंकि लिखनी तो चेंज इन मोमेंटम ही है, पर मैं चूंकि एक एक ऑब्जेक्ट का लिखूंगा तो मुझे नेट फोर्स जीरो नहीं मिलेंगे इस बार। देखना, तो कहां से स्टार्ट करो, बुलेट से एफबीडी बनाना स्टार्ट करूं कि इस ब्लॉक से स्टार्ट करूं? बी ब्लॉक से। तो बी ब्लॉक से बनाते हैं। तो बी ब्लॉक, ये ध्यान से, ये एफबीडी में कब का बना रहा हूं पता है? बुलेट लगने के बाद। बुलेट से पहले का नहीं बना रहा हूं, बुलेट लगने के बाद का नहीं बना रहा हूं। जब बुलेट लग रही है और उस वक्त सिस्टम में क्या हो रहा है, उस वक्त का एफबीडी बना रहा हूं, वही ड्यूरिंग द कोलिजन। ये सारी बातें कब की हो रही है? ड्यूरिंग द कोलिजन। और उसमें समय कितना लग रहा है? नैनो सेकंड से भी कम, फटाफट काम हो रहा है। और उसी चीज को हम देख रहे हैं, क्योंकि देखो पहले देखोगे तो क्या ही है, मस्त है सब, बुलेट आ रही है बड़े आराम, स्लो मोशन में देखो, अरे आ रही है, टक्कर लगी, अब ये चलने लगे सब। पर जो बीच में हुआ वो अपन एफबीडी में बना रहे हैं। तो देखो बीच में क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक टेंशन लगी होगी, और ये टेंशन कैसी होगी, इम्पल्सिव या नॉन इम्पल्सिव? इम्पल्स, अरे यार गोली लगी है यार, लगी इम्पल्सिव, मतलब सॉरी इम्पल्सिव फोर्स होएगा टी। तो क्या मैं अकेले ब्लॉक बी के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूँ क्या, एक्स डायरेक्शन में? क्यों? टेंशन लगा। तो क्या मैं एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन लगा सकता हूँ क्या? हाँ, वो तो मैं लगा ही सकते ना, उसमें कंडीशन थोड़ी है। तो क्या लगेगी मोमेंटम, इस पे एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? टी। तो मतलब जो मोमेंटम आने वाला है वो किस फोर्स का आने वाला है? टी का। अरे आने वाला है क्या? और क्या लिखूंगा मैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना हो जाएगा, तो मास है 2, फाइनल वेलोसिटी है v, तो 2v आई कैप माइनस 0। ये इम्पल्स किसका आ गया? टेंशन का इम्पल्स आ गया, कितना आ गया? 2v आई कैप। जिधर फोर्स है उधर इम्पल्स है, फोर्स आगे लगा तो इम्पल्स भी किधर आ गया? आ गया। समझ में आ गई बात? कुछ दिक्कत है इसमें? नहीं? पक्का? ठीक है। अब बुलेट के लिए या ए ब्लॉक के लिए कर लेते हैं, या पहले बुलेट के लिए कर लें, बताओ। ए ब्लॉक के लिए, ए ब्लॉक पे बताओ, ड्यूरिंग द कोलिजन कौन कौन से फोर्स आएंगे? एक तो बुलेट ने धक्का मारा आगे, तो आगे की साइड एक नॉर्मल आएगा, और रस्सी ने खींचा पीछे, तो पीछे की साइड एक टेंशन भी आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? आएगा। अब कैसे लिखूं वहां पे, जे बराबर, जे नेट आएगा बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना होगा, केवल ए ब्लॉक है ध्यान रखना, तो 1 × v आई कैप माइनस 0। तो जे वेक्टर कितना हो गया, वी आई कैप। इस जे वेक्टर में दोनों का होगा। अच्छा डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, जैसे वो पूछ रहे थे सवाल, तो ये जेटी वेक्टर है 2v आई कैप, ठीक है क्या? तो जेटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2v होगा। जेटी का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे भी वही होगा और वहां पे भी वही होगा। जेटी मतलब इम्पल्स ऑफ टेंशन फोर्स। डायरेक्शन यहाँ अलग होगी, वहां अलग होगी। वहां अलग क्यों होगी? क्योंकि पीछे लगेगा, और यहाँ इधर लगा है। तो यहाँ पे अगर जेटी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 2v लिखेंगे बस। अरे हाँ की ना? नहीं? हाँ, ठीक है क्या? अब वहां पे बताओ क्या लिखूं। ये दो जनों का इम्पल्स है, ये किस किस का, नॉर्मल का इम्पल्स, तो जे एन लिख दूं। अब आपके ऊपर है, डायरेक्शन खुद से लगाना चाह रहे हो कि आई कैप जे कैप? केवल आई में चल रहा है ना, तो खुद से लगा लेते हैं। जे एन में पॉजिटिव लिख दूं, और जेटी इधर है तो माइनस ऑफ जेटी लिख दूं। माइनस ऑफ जेटी बराबर क्या हो जाएगा, वी। जे एन माइनस जेटी बराबर वी आ जाएगा। यहां से जेटी बराबर 2v आ गया, एक इक्वेशन।
दो इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन बुलेट पे बनेगी। बुलेट पे फोर्स किधर लगेगा? पीछे लगेगा। क्यों लगेगा पीछे? हाँ, तो मैं लिखूंगा जे वेक्टर या वेक्टर, चलो लिख देते हैं। पी फाइनल कितना लिखूंगा? 0.5 इंटू वी आई कैप, क्योंकि उधर चलने लगा, और माइनस 0.5 इंटू 100 क्या, आई कैप ही रहेगा। बाकी मेरे को पता है वो माइनस में लिखना है, देखो मैंने वेक्टर में लिख दिया, और मैं चाहूं तो डायरेक्ट उसको माइनस लगा के और वैसा लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड जैसा भी। तो ये कितना बना? कितना बना ये? 0.5 वी 50 बना। अरे हाँ कि ना, इसमें माइनस प्लस के चक्कर पड़ने वाले हैं, क्योंकि या तो मैग्नीट्यूड में लिखो या आई कैप जे कैप में लिखो, तो ही सही बैठेगा ये। तो अपना सही बैठ जाएगा। करो, क्या लिखूं बताओ। देखो मैंने वी पॉजिटिव में लिखा है, पॉजिटिव लिखा है मतलब मैंने डायरेक्शन वो वाली पॉजिटिव मानी है। तो अपना, हाँ तो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ जे एन, यहाँ पे जे एन हो गया मैग्नीट्यूड, माइनस हो गई। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप चाहें तो ये जो मैं वेक्टर वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, इस पे ध्यान मत दो, डायरेक्शन अपने मन से लगाओ। अपने मन से क्या डायरेक्शन रहती है? जो उधर है वो पॉजिटिव, जो इधर है वो नेगेटिव, जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। ऐसे करके सही में आपका आ जाएगा। आई कैप जे कैप में फिर क्या होता है ना, इधर भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस वेक्टर क्वांटिटी में हम अपने मन से डायरेक्शन लगाते हैं, जो आंसर आता है वो डायरेक्शन होती है। और जब मैग्नीट्यूड मान रहे हैं तो डायरेक्शन फिर हम खुद लगाते हैं। तो जेटी में जैसे मैंने प्लस लिया क्योंकि टी आगे था, अरे समझ रहे हो? वहां पे मैंने उसको माइनस लिया, उसको प्लस लिया। अगर वेक्टर में लिखता तो कैसे लिखता है इस चीज को? देखो बचपन की बातें बता रहा हूँ, पर वेक्टर में लिखता तो मेरे को लिखना पड़ता जे एन वैक्टर प्लस जे टी वैक्टर, क्योंकि जब वेक्टर लिख रहा हूँ तो माइनस नहीं लिखूंगा, है ना, इसलिए वो दिखता नहीं है माइनस उसमें, इसलिए मैं उसको जानबूझ के मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ। तो अपने काम की इक्वेशन कौन सी है यहाँ पे? ये मैग्नीट्यूड वाली। अगला सवाल मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में बताऊंगा तो चक्कर नहीं पड़ेगा, है ना, यहाँ पे अपन ने आई कैप जे कैप पे लिख दिया। अब मिटाने से तो अच्छा है कि अगले में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें कर रही है, वो ज्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा से वही करते आ रहे हैं। आप ध्यान से देखो, जब एनएलएम में भी एफ नेट बराबर एम ए निकालना होता था तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के हम अपने मन से प्लस माइनस लगाते थे, वो आसान पड़ता है हमेशा। ठीक है, खैर। अब तीनों इक्वेशनों को अगर मैं ऐड कर दूं, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो क्या बन रहा है बताओ। देखो यहाँ प्लस में जेटी या माइनस में जेटी ऐड होएगा कटेगा, या प्लस में जे एन या माइनस में एन ऐड होगा कटेगा, तो इधर तो क्या बन जाएगा, 0 बराबर, उधर देखना, इधर आया 2b प्लस वी प्लस 0.5v माइनस 50। अगर आप गौर से देखो तो ये डेल्टा पी है, ये पी फाइनल है, माइनस पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम, और ये बन गया पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। और कुल मिला के वी की वैल्यू वही आ जाएगी, कितनी, 50/3.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको करने के बाद क्या फीलिंग आ रही है आपको? जैसा हम एनएलएम में करते थे ना, कंबाइंड सिस्टम मान के एफ नेट बराबर एम ए लगा तो सीधा एक्सलेशन आ गया, या हम कई बार अलग अलग सबका एफबीडी बनाते थे, सब पे इक्वेशन लिखते थे, फिर सबको ऐड करते थे और फिर आंसर निकालते। तो ये कुछ वैसा ही है। तो इसको हमने पूरा डिटेल में हर किसी के ऊपर लिख 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 के किया तो ये आ गया। तो ये सवाल ऐसा था जिसको दोनों तरीके से किया जा सकता है, कुछ ऐसे होंगे जिनको इसी से किया जा सकता है, इसलिए सिखा रहे हैं। क्योंकि पहले ही बात मन में सिखाने के बाद ये आती है कि सर जब उससे हो ही गया था तो हमने 10 मिनट क्यों खराब करे, क्योंकि हर सवाल नहीं होंगे ना। मैं एक सवाल ऐसा लेता हूँ सिखाने वाला जिसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम शिफ्ट होते हैं ऐसे सवाल पे जो ऐसे ही होगा। अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो जब आप ये इक्वेशन लिखते हैं ना, इम्पल्स मोमेंटम की इक्वेशन, तो मोमेंटम के लिए तो आपको इनिशियल और फाइनल डायग्राम पता होना चाहिए, और इम्पल्स लिखने के लिए आपको ड्यूरिंग द कोलिजन वाला डायग्राम पता होना चाहिए, एफबीडी पता होना चाहिए, ताकि आप उसकी डायरेक्शन डिसाइड कर पाओ। समझ में आ रही बात? तो जो इम्पल्स लिखते हैं वो तो ड्यूरिंग द कोलिजन वाले एफबीडी से लिखते हैं, और जो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिखते हैं वो इनिशियल और फाइनल वाले डायग्राम से लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए तीन डायग्राम आपको बनाने पड़ते हैं। एफ नेट बराबर एम ए लगाने के लिए एक ही डायग्राम पता होना चाहिए जिस वक्त आपको इक्वेशन बनानी है।
एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हो, तो आपको दो पता होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल। लेकिन जब आप इम्पल्स मोमेंटम की इक्वेशन लगाते हो तो आपको तीन डायग्राम पता होना चाहिए, एक इनिशियल, एक फाइनल, और एक वो जब वो इम्पल्स लग रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन। तब जाके आप तीनों की डायरेक्शन सही से लिख पाओगे। तो तीन डायग्राम यहाँ बनेंगे, ठीक है। एक इम्पल्स के लिए, एक पी फाइनल के लिए, और एक पी इनिशियल। तीन डायग्राम आपने अगर सही बना लिए और मन में सही सोच लिए, तो आप प्लस माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा, नहीं तो चक्कर पड़ेगा, है ना। ये वाला करके दिखाओ। ये जो स्ट्रिंग है ना, वो स्लैक्ड स्ट्रिंग है, मतलब ढीली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है। मतलब ये अभी और खुल सकती है, तो ये स्लैक्ड बाय 0.2 मीटर। मतलब ये स्ट्रिंग अभी 0.2 मीटर खिंच, लंबी हो सकती है, ढीली है वो उतनी। मतलब अगर ब्लॉक को हम छोड़ेंगे तो 0.2 मीटर ये नीचे जाएगा। कुल मिला के बात ये है। तो सोचो आप जरा, स्ट्रिंग को आपने ऐसे सेलेक्ट करके छोड़ा ब्लॉक को, तो स्ट्रिंग टाइट होगी, झटका लगेगा, और झटके लगने के बाद दोनों ब्लॉक साथ साथ चलने लगेंगे। तो क्वेश्चन यही है कि झटका लगने के बाद दोनों की स्पीड क्या होगी। दोनों का मास अलग अलग ले लेते हैं, ऊपर वाले का मास लेते हैं 2 kg, और नीचे वाले का मास ले लेते हैं 1 kg। क्वेश्चन लिखिए, 1 kg block is released, find speed just after string becomes tight। Find speed of blocks just after string becomes tight। string becomes tight, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। स्ट्रिंग becomes tight, तो आपको बताना है उसके बाद इसकी स्पीड क्या होगी, टाइट होने के बाद ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको तुरंत पहुंच जाना है कि जब झटका लगा उसके पहले और उसके बाद में। जैसे गोली चली, तो गोली धंसने के या कोलाइड होने के पहले और बाद में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दो डायग्राम बना रहा हूँ। दो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, एक तो कब, जब स्ट्रिंग बस टाइट हुई है, झटका नहीं लगा है अब तक। ये तो स्ट्रिंग जो है ओपन हो गई है, 0.2 मीटर ब्लॉक नीचे आ गया है, अब झटका लगेगा। अभी तक तो क्या है, ये रेस्ट पर है, और इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? जब किसी चीज को 0.2 मीटर से छोड़ेंगे तो नीचे आएगी, तो वेलोसिटी आएगी। और अब लगेगा स्ट्रिंग में झटका, लगा, इम्पल्स आया, स्ट्रिंग टाइट हो गई, अब झटका लगा, ऊपर वाला ब्लॉक भी चलने लगा, नीचे वाला भी चलने लगा, और दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, इसलिए कोई कंस्ट्रेंट का मोशन नहीं, मतलब कोई कंस्ट्रेंट इक्वेशन नहीं। लेकिन डायरेक्ट लगा सकते हैं, एक ही स्ट्रिंग है ना, दोनों पी से चलेंगे। और वही अगर कठिन सा डायग्राम बना दिया होता, दो चार प्ली लगा के, फिर रिलेशन कैसे निकलता, कंस्ट्रेंट से निकल जाता। वो अपन क्वेश्चन के अंदर कितनी भी बातें ऐड कर सकते हैं जो हमने पुरानी पढ़ी है। मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए सबसे आसान, एक स्ट्रिंग से दो ब्लॉक कनेक्टेड है, झटका लगने के बाद और झटका लगने के पहले का डायग्राम मैंने बनाया। पहले देखो ये रेस्ट पे है, इसके पास यू वेलोसिटी अचीव हो गई है। अब वो हुआ, स्ट्रिंग टाइट हुई, इंपैक्ट हुआ, इंपल्सिव फोर्सेस आए, और अब दोनों के पास वेलोसिटी वी आ गई। तो अब बताइए कैसे करेंगे सॉल्व। तो पहला तरीका तो कि कंबाइंड सिस्टम ले लिया, इनके बीच में टेंशन इंटरनल हो गई, तो मैंने क्या किया, सिस्टम में क्या ले लिया, 2 kg ब्लॉक प्लस 1 kg ब्लॉक। तो फिर मैंने लगा दिया पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। अच्छा जी, पी इनिशियल का मतलब भाई साहब यहाँ पे ये नहीं होगा कि जब
ये हुई है, क्योंकि इसके बाद तो mg लगा है नीचे, mg लगा है तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन झटका लगने की जस्ट पहले और जस्ट बाद टाइम इतना छोटा है कि मैं mg जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो टेंशन के फोर्स है इम्पल्सिव उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो चूंकि कंबाइंड सिस्टम ले लिया इसलिए वो इंटरनल होके कट गए हैं। इसलिए मैं सिर्फ जस्ट पहले और जस्ट बाद के लिए ही मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, इसको मैं इनिशियल नहीं ले सकता। समझ में आ रही है बात? अगर आप बोल रहे सर इसको इनिशियल ले लो जब रस्सी ढीली है और फिर डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाओ और यहां से यहां तक मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, तो लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा, क्योंकि 0.2 मीटर आने में कुछ तो समय लगा होगा, उतने समय के लिए एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा है, उसके मोमेंट उसके इम्पल्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जस्ट जस्ट पहले और जस्ट बाद के लिए हम लगा सकते हैं, ये जो डायग्राम मैंने बनाया। तो यू बताओ कितना आएगा? √2gh, ये कितना हो गया? अरे अच्छा, h 0.2, वही शुरू गंदा आ गया है, तो 2 आ गया अभी, है ना? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम लिखो, क्या लिखोगे? इसका तो जीरो लिखोगे, 2 × 0, प्लस इसका क्या लिखोगे? 1 × नीचे की तरफ है तो ऐसा, अच्छा कितना? -2। यहाँ पे नीचे ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, जब ऐसी चीज चल रही होती है ना, एक आगे चल रहा है, एक चल रहा है कंबाइन सिस्टम में, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन लगती है इसमें। याद करो अपन जो वो एडवुड मशीन के लिए डायरेक्ट, कुछ याद कर पाओगे मैं ऐसे बोलूंगा तो? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, आप तो आगे लिखो क्या लिखो। ये कैसा मोशन हो गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को आपने माइनस में ले लिया, तो यहाँ पे भी देखो v आगे और v आगे, तो क्लॉकवाइज ही हो रहा है, तो मतलब ये दोनों v भी माइनस में हो जाएंगे। तो ये क्या लिखोगे? 2 × -v प्लस 1 × -v। तो सॉल्व हो गया, कितना आ गया? -2 बराबर -3v। तो v बराबर कितना आ गया? 2/3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ये आ गया भी, एक बार में आ गया। पूरे कंबाइन सिस्टम के लिए हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो आ गया। क्या डाउट है इसमें? कोई नहीं, तो एक क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसका, वो सेकंड पार्ट भी कर दो। सेकंड पार्ट, फाइंड इम्पल्स ऑफ टेंशन फोर्स। हाँ, नोट कर लो और फिर फाइंड करो। फाइंड इम्पल्स ऑफ टेंशन फोर्स on both blocks. Find impulse of tension force on both blocks. इम्पल्स अगर सेम आए, उनका मैग्नीट्यूड सेम आया, तो ही हम कह पाएंगे ना कि ये कंबाइन सिस्टम लेने पर इम्पल्स कट गए हैं, इंटरनल हो गए हैं, इसलिए आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। ये तो इम्पल्सिव फोर्सेस का लॉजिक हो गया। और mg का क्या लॉजिक दिया आपने? बोला कि ये टाइम इतना छोटा है और mg फोर्स फाइनाइट फोर्स है, तो उसका इम्पल्स नेग्लिजिबल आता है, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। अब mg एक वैल्यू हो गई, कितनी वैल्यू आ गई? ये 1 है तो 10, और टाइम कितना लगा है? नैनो सेकंड में। तो जब 10 का मल्टीप्लाई नैनो सेकंड से करोगे तो आंसर नेग्लिजिबल ही आएगा। तो mg का इम्पल्स क्या माना है? नेग्लेक्ट कर दिया है, और इम्पल्सिव फोर्सेस का इंटरनल होके खत्म हो गया है। समझ में आई बात? तो अब आप टेंशन का इम्पल्स निकालो दोनों ब्लॉक पर। तो कैसे निकालोगे? तो हम फिर से डायग्राम बनाते हैं, फिर से करते हैं। आंसर याद है इसका? 2/3 आया था, है ना? ठीक है, तो जरूरत पड़ेगी ना इम्पल्स निकालने के लिए, तो सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। पहले 2 kg वाले ब्लॉक के लिए कर रहा हूं। तो 2 kg वाला ब्लॉक पहले क्या था? रेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इम्पल्स निकालने के लिए 3 डायग्राम की जरूरत पड़ती है। एक इनिशियल, फाइनल, इसकी स्पीड कितनी हो गई? 2/3। और जब झटका लगा होगा तब टेंशन किधर आई होगी? आगे की तरफ। समझ में आई बात? तो आप क्या लिखोगे अब टेंशन के इम्पल्स के लिए? इम्पल्स ऑफ टेंशन आगे की तरफ है इसलिए प्लस लगा दिया। आई कैप जे कैप नहीं लिख रहा हूँ, पर प्लस माइनस लिख रहा हूँ, आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखना है। फिर क्या लिखोगे? एम बी फाइनल 2 × 2/3 प्लस में लिख दूंगा, फिर माइनस लगाऊंगा। ये माइनस जो मैं लिख रहा हूँ वो फॉर्मूले का माइनस है,
वेलोसिटी का माइनस होता तो यहाँ लगा देते, ये क्या लिखूंगा, 0 ही लिखूंगा, रेस्ट पर है। तो जेटी कितना आ गया, 4/3 आ गया। अरे आ गया क्या? अब मैं दूसरा वाला पार्टिकल जो अपना ये 2 kg वाला है, अब 1 kg वाले के लिए, तो 1 kg वाले का इनिशियल डायग्राम, 1 kg वाले का फाइनल डायग्राम, और वो डायग्राम जब इम्पल्स लगा है। ये 1 kg वाले का है, ये 1 kg वाले का है। इसमें टेंशन किधर लगी है, ऊपर लगी। इनिशियली इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, नीचे की तरफ u, और u कितना आया था, 2। फाइनली क्या थी, v, नीचे की तरफ कितनी थी, 2/3। और टेंशन किधर लगी थी, ऊपर। सही है। तो अब किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, या तो नीचे की मान लो या ऊपर की मान लो। अपन क्या करते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो ऊपर की मानो, तो क्या लिखोगे, प्लस जे टी बराबर एम वी फाइनल। तो मास कितना है, 1। वी फाइनल क्या लिखूंगा, -2/3। फिर लगाऊंगा एक फॉर्मूले का माइनस, फिर लिखूंगा 1 - 2। इसको सॉल्व करूंगा और जे टी निकालूंगा, तो ये आएगा -2/3 +2। आप सॉल्व करो, कितना आया, 4/3 आया ना यार। वो तो आना ही था, यहाँ का जेटी और यहाँ का जेटी बराबर आया, जबकि हमने दो अलग अलग ब्लॉक के लिए सॉल्व किया। आना ही था। वो तो हमने वही मान के तो स्पीड निकाली, तो वो जेटी तो बराबर आने थे, लेकिन जेटी निकाला कैसे, वैसे निकाला। समझ में आई बात? ये वैसी बात हो गई, अगर आप सोचो ध्यान से, जब एनएलएम पढ़ते तो कंबाइंड सिस्टम मान के एक्सलेशन तो निकाल लेते थे, लेकिन जब बीच का नॉर्मल निकालना पड़ता था या बीच में कोई टेंशन फोर्स निकालना पड़ता तो हमें फिर पर्सनल एफबीडी बनानी पड़ती थी। कुछ वैसा ही हो गया कि कंबाइंड एफबीडी बना के आपने स्पीड तो निकाल ली, लेकिन अगर मैंने पूछ लिया टेंशन का इम्पल्स बताइए, तो आपको फिर अकेले पर्सनल एक ब्लॉक की एफबीडी बनानी पड़ी जिसपे टेंशन दिख रहा है। टेंशन दिख रहा है तो एफबीडी में आ रहा है, आ रहा है तो इक्वेशन में आ रहा है, इक्वेशन में आएगा तो आंसर में आएगा। जब कंबाइंड एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी में ही नहीं आया तो इक्वेशन में भी नहीं आएगा, इक्वेशन में नहीं आएगा तो आंसर में नहीं आएगा। वैसी बात है थोड़ी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये जब कराएंगे तो आपको याद आएगी हल्की हल्की कि यार वैसा वैसा ही है कुछ, बस इक्वेशंस बदल गई हैं और तरीका वही है। नहीं, हाँ, खैर, ये जो हुआ है अभी पिछले 2-3 सालों में, ऐसा अब होता ही रहेगा। जितनी फिजिक्स आपने अब तक पढ़ी है पिछले 3 महीनों में, वो पूरी फिजिक्स हर दिन यूज होगी। इसलिए सेंटर मास रोटेशन ऐसे होते हैं। अभी तो सेंटर मास एंड हो रहा है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं, पर रोटेशन में तो स्टार्टिंग से ही जो भी पहले दिन से आपने पढ़ा, फ्रिक्शन, एनएलएम, ये वो फलाना ढिमकाना, वो सब एंगुलर के साथ यूज होगा, है ना। तो कठिन नहीं है, बस आपको पुराना याद अच्छे से होना चाहिए। इसलिए जब आपको पहले पढ़ाते थे तो हाथ की आती भैया एचसीबी कर लेना, हाथ की आती प्रैक्टिस करो जितनी हो पाए, ताकि मेथड आपको बैठ जाए। जैसे ही याद दिलाया तुरंत याद आए, जैसे आ रहे हैं आपको बढ़िया, तो अच्छी बात है, मतलब बढ़िया प्रैक्टिस करिए आप लोग। ठीक है, इस तरीके से। और आज की सभा हम इसी सवाल पे समाप्त करें।